वेबसोल एनर्जी से शुरुआत कर रहा हूं सर बजिंग स्टॉक्स की। इस स्टॉक में आज हमने देखा ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा, क्योंकि इनकम टैक्स विवाद था इनका चल रहा था, उस मामले में इनको बड़ी राहत मिली है। 73 करोड़ रुपए का विवाद था जो कि कंपनी के हक में फैसला आता हुआ दिखा है। असेसमेंट ईयर 2017-18 की ये बात है, और उस मामले के खिलाफ इन्होंने अपील की थी। वो अपील अब इनके हक में आती हुई दिखी है। ये मामला 73 करोड़ रुपए का जो है ना, वो इन्होंने कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखा दिया था। कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको बता दूं, एक ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट की जाती है जिसके लिए प्रोविजनिंग की जाती है कि फ्यूचर में कभी भी कुछ पास्ट इंसिडेंट या मामला ऐसा होता है जिसके एवज में आपको ये पैसे का भुगतान कभी भी करना पड़ सकता है। ये अचानक आपके सामने आती है, इसलिए कंटीजेंट लाइबिलिटी करके छोड़ दिया जाता है। अब अगर ये मामला इनके हक में नहीं आता तो कंपनी के लिए न्यूट्रल था, क्योंकि पैसा इन्होंने पहले से प्रोवाइड कर रखा था, वो पैसा चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये इनके हक में आ गया, हक में आ गया तो वो जो 73 करोड़ रुपये इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी बना रखी है, वो रिवर्स होती हुई दिखेगी। और उसी वजह से देखिए स्टॉक में आज हमने 97-60 यानी कि 14% तक का अपमूव बनता हुआ दिखा है। सर, ये जो आज का अपमूव है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं, और आगे बढ़ सकता है ये? तो बिल्कुल बढ़ सकता है। 95 के ऊपर अगर टिकता है तो 106 रुपये 70 पैसे तक का बाउंस बैक आपका बनना चाहिए। तो क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, ना 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 ना, फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं। 50 डे मूविंग एवरेज और एक स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस 106-70 है, वहां तक ये ऊपर खिंच सकता है। अच्छा, ठीक है, ओके। विक्रांत इंजीनियरिंग देखिए सर, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुए इसको, ऑलमोस्ट 100 रुपये पहुँच गया था ये, 15.5% तक का अप मूव था इस स्टॉक में आज। इनको एक ऑर्डर हाथ लगा है सर 2035 करोड़ रुपए का ओनिक्स रेन्यूएबल से। ये ईपीसी ऑर्डर है जो कि इनको मिला है, और ये महाराष्ट्र में 600 मेगावाट के एसी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इनके हाथ ये ऑर्डर लगा है, जो कि इनको अगले 12 महीने में पूरा करना है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर बुक तो इससे बूस्ट हो ही जाती है। उसके साथ साथ जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखा है, तो उससे इनको काफ़ी बड़ी मदद मिली है, जिस वजह से स्टॉक आज बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। सर, इसमें क्या आईपीओ वाला बेस बन चुका है? मान के चलें कि नई तेज़ी के लिए शुरुआत हो रही है इसमें? सर, आईपीओ बेस इसमें तो नहीं बना है। हाँ, बॉक्स बना था। बॉक्स का ब्रेकडाउन आया था 9170 के नीचे, आज गैप के साथ निकाला है। 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके अटका है। वॉल्यूम 792% है, यानी क्लोज होते होते 800 850 तो हो ही जाएगा। यहाँ पे मैं बाई नहीं करूंगा। या तो डिप पे 9170 के अराउंड बुलिश एविडेंस मिले तो बाई करूंगा, या 50 ठीक डे है। मूविंग एवरेज 9850 के ऊपर टिकना स्टार्ट करे तो बाई करूंगा। आइडियली बॉक्स बना के लो के नीचे ब्रेकडाउन फेल किया है, तो इसका बॉक्स हाई 11750 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बुलिश एविडेंस मिलते ही से बाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। 221 रुपये का ना सर पाइन लैब्स का आईपीओ इशू प्राइस था, और ये शेयर अगर आप देखेंगे तो 234 रुपये के आसपास है। आज 251 रुपये 80 पैसे तक की तेज़ी हमने स्टॉक में बनती हुई देखी है। दरअसल हुआ क्या है, आज एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया और टारगेट दे दिया है 300 रुपये का। तो 221 रुपये से भी कंपेयर करें तो अच्छा खासा अपसाइड है जो इशू प्राइस था, और जहाँ पे स्टॉक खड़ा है अभी वहाँ से भी ठीक ठाक अपसाइड बनती है। 3 साल में जेफरीज का मानना है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, और उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा, और जो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो पाइन लैब्स में सर रिपोर्ट अच्छी आई, स्टॉक चला भी, उसके बाद नीचे भी आ गया। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? सर, आईपीओ डबल बॉटम बेस ब्रेकआउट 255 के ऊपर बनेगा। अगर निकला तो इंटरेस्ट आएगा। 255 के नीचे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। 255 निकलता है तो बिल्कुल इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है सर 221 वाला? स्टॉप लॉस आपको 230 का क्लोजिंग बेसिस मैंडेटरली मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं है जो? थोड़ा सा अगर सेफर लगाना है तो 220 लगा लीजिए, क्योंकि 230 एक बार टूटा है और रिक्लेम हुआ है। तो मैं तो 230 ही लगाता। आपको थोड़ा और लीवे देना है तो 219-50 पे लगा लीजिए। अच्छा, ठीक है। आज ना सर जो ईवी वाली कंपनीज है ना, खासतौर पे जो ईवी बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो जेबीएम ऑटो हुआ या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हुआ, इनमें आज काफ़ी अच्छा उछाल बनता हुआ दिखा है। तो ऐसे शेयरों में उछाल इसलिए बन रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे हम बैठे हैं सर, वहाँ पर पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वैसे तो हमारे सारे ही बड़े जो मेट्रोस हैं, बड़े देश, बड़े शहर जो हैं भारत के, वहाँ पर पोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो हो सकता है कि इन बसों की, ऐसी गाड़ियों की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिले।
सितंबर में हुआ भी था सर, इनको फंडिंग मिली थी जेबीएम ऑटो को आईएफसी से 13.7 करोड़ डॉलर की। ई मोबिलिटी जो है हमारे देश में उसको प्रमोट करने के लिए ये फंडिंग मिली थी। तो इनके पास अच्छा खासा बैंडविड्थ है आगे ग्रो करने का या फिर एक्सपैंड करने का। और जिस तरह का मूड माहौल है ना सर, माहौल जैसा चल रहा है वो दर्शा रहा है कि आगे आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। तो फंडामेंटल्स तो अच्छे दिख रहे हैं, प्राइस में क्या दिख रहा है? एक सर आप डिस्क्लेमर देना भूल गए, ओलेक्ट्रा उसी ग्रुप की कंपनी है जिसके चैनल पे आप बैठे हैं। हम्म, तो मैं तो सर बाय सेल दे ही नहीं रहा कुछ यहाँ पे। नहीं नहीं, मित्तल जी बार बार ये डिस्क्लेमर दे देते हैं ना, तो मैं बोला याद दिला दूं। नहीं चलिए ठीक है, मैं कह देता हूँ। तो जिस इस समय आप सेबी से बचना सबसे पहला काम है। नहीं नहीं सर, आप कह रहे हैं तो ज़रूर, क्यों नहीं, कोई अच्छी सलाह दे तो उसको मान भी लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रो ग्रीन टेक उसी ग्रुप की कंपनी है, इसका स्वामित्व उसी ग्रुप के पास है जिस ग्रुप के माध्यम से आप ये चैनल मनी 9 देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, उसके बाद ही कोई भी पोजीशन ले। ओवर टू यू सर। तो जेबीएम में बाउंस बैक दे रहा है आज 5,948% वॉल्यूम राइज है 18.9 मिलियन का, जो खींच के 742 तक इसको ले जा सकता है। मिडवे 692 पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट 700 प्रिसाइसली 764 रुपए पे बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं ब्रेकआउट भी फेल हुआ था, उसी के लिक्विडेशन में नीचे आया था, तो वहीं तक एक बार स्ट्रेच कर सकता है। उससे ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। सेम इज विद ओलेक्ट्रा, नीचे ओलेक्ट्रा में नीचे 1140 के आसपास सपोर्ट था, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है और रेजिस्टेंस 1360 के, हाँ 1139.95 का सपोर्ट था, वहीं पे डबल बॉटम बना के बाउंस बैक कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 1310, अगर इसके ऊपर निकलता है तो स्विंग लो 1416 1492 इस जोन तक आ सकता है। दोनों में फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है तो होल्ड करे रहिए, बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश कीजिए। तीसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बसों में इतनी तेजी है तो ऐसा ना हो अग्रवाल साहब वहाँ बाइक छोड़ के इसमें बनाने लगे, तो ओला पे मुझसे सवाल मत पूछेगा, वो सवाल मैं ना ले पाऊंगा। नहीं तो आपने खुद ही छेड़ा है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं नहीं, भावेश अग्रवाल साहब ना पीआर में एकदम मजबूत आदमी है, तो मालूम पड़ा यहाँ पे अच्छा चल रहा है तो नाम ले लिए कि अब हम बस भी बनाएंगे। शेयर 20% चल गया तो फिर माल उतारने का मौका मिल गया। तो ये डिस्क्लेमर है या मतलब कॉशन रेज कर रहे हैं आप? सर जो अब तक चार्ट पे हुआ है वही बता रहा हूँ, आगे हम तो वही देखते हैं कि कप हैंडल बना, ब्रेकआउट बना तो टारगेट या स्टॉप लॉस आएगा। तो हाँ। आगे जब कप हैंडल बनता है तो उसी आधार पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वही चीज है जो अब तक होता आया है, वही चीज आगे भी बता दे रहे हैं। ये जो लास्ट रैली 38 से 70 तक की बनी थी, वो गीगा फैक्ट्री और बैटरी और सारी चीजें की कहानी आ गई थी। 70 रुपए से फिर नया ऑल टाइम लो बन गया। ठीक है, परफेक्ट है सर, ओके। अच्छा, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं सर। इस बीच हम ये सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं सवाल आपके सामने आगे रखता हूँ। इस बीच एनबीएफसी स्टॉक्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल भी आया था, हमारे एक दर्शक पूछ भी रहे थे आईएफएल कैपिटल को लेकर। तो सर एनबीएफसी से जुड़े शेयरों में आज हमने देखा कि ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है, चाहे वो मन्नापुरम हो, आईएफएल कैपिटल हो, श्रीराम फाइनेंस हो, इनमें ज़बरदस्त रैली आज बनी है। 2-3 कारण है। एक तो सोना जिस तरह से मूव कर रहा है, नए रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। $4500 का लेवल कल ही सोने ने पहली बार ग्लोबल मार्केट्स में टच किया और इंडियन मार्केट्स में भी नए रिकॉर्ड्स टच कर ही रहा है। तो उससे मन्नापुरम फाइनेंस में हमने देखा कि आज $314.45 का नया रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा। और उसके साथ साथ लिक्विडिटी की जहाँ तक बात है तो ओएमओ ऑपरेशंस की बात आज हम सुबह ही कर रहे थे ओपनिंग बज में। 2 लाख करोड़ रुपए का जो ओएमओ ऑपरेशन है, ऑक्शन है, वो आरबीआई की ओर से किया जाएगा अगले 4 चरणों में, जो कि आई थिंक 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और 3 जो ऑक्शन है वो जनवरी में किए जाएंगे। तो बड़ी लिक्विडिटी, बड़ा पैसा सिस्टम में आरबीआई डालने के लिए तैयार है। तो एनबीएफसी हुए, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी पहले चल चुके हैं। तो अब क्या सर एनबीएफसी की बारी है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा मूव अब यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? तो देखिए एनबीएफसी में तो तीनों काउंटर जो मेजर विनर रहे हैं, या फाइनेंस कहना चाहिए, अपन उसमें प्ले कर चुके हैं। एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। मुथूट हमसे जरूर मिस हुआ, मन्नापुरम हमको पसंद नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। बाकी काउंटर्स में अभी भी किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। आईआईएफएल कैपिटल मुझे नहीं पसंद है, बट आईपीओ सॉरी कपनैंड वीसीपी पैटर्न कंप्लीट होता है 380 के ऊपर, बिल्कुल आईआईएफएल कैपिटल मेरे को पसंद आएगा 380 के ऊपर, उसके पहले कतई नहीं। वो निकलता है तो लगभग अभी फिलहाल काउंटिंग 54 वीक्स का बेस है, और जितना समय ले ले, अगर 380 का ब्रेकआउट बना तो मेरा इंटरेस्ट होगा।
बाकी ठीक है। मुथूट ठीक लग रहा है, मन्नापुरम ठीक लग रहा है। मन्नापुरम में आज फ्रेश ब्रेकआउट है। आज का लो ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुथूट भी 4000 जाते हुए दिख रहा है। एलटी फाइनेंस में आप स्टॉप लॉस अब अपडेट कर लीजिए, 287 का ही है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी कल तो प्रॉफिट बुकिंग थी, आज एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग के साइड में ही है। थोड़ी बहुत करना है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर 2-3 साल छोड़ सकते हैं तो फिर शांति से रहने दीजिए, उसको कुछ कीजिए। ठीक है। सर आईएफएल कैपिटल पे ना एक बार आप स्टॉप लॉस दे दीजिए, हमारे जो दर्शक थे कम से कम उनको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 288 का स्टॉप लॉस है। नई बाइंग की सोच रहे हैं तो 380 पार होने दीजिए। अच्छा माफ़ कीजिए सर, मेरे हिसाब से ना जो मुझे याद है 522 रुपये का लेवल था उनका, तो उनके पास आईएफएल फाइनेंस होगा जो आज अभी 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर इसको देखिए आप। आईएफएल फाइनेंस तो आज सुबह भी मैंने एक शो पे बाई दिया था, जब चलना स्टार्ट किया था फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न था। एक मिनट, यहाँ पे मैं दो चीज, हाँ, सुबह आईएफएल फाइनेंस और एक आईपीओ बेस मार्को लाइन डिस्कस हुआ था, वो वापस आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए, आईएफएल डिस्कस हुआ था इस सुबह। मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मोबाइल की स्क्रीन में तकलीफ होगी, बट चूंकि मैं कैसे मार्केट देखता हूँ, मैं अपने चश्मे से आपको दुनिया दिखाऊंगा। आईएफएल फाइनेंस हमने इसलिए पहले भी कई बार आपके चैनल पे बाय दिया है, अभी इसलिए बाय दिया है कि मंथली पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 535 रुपए पे बना था। अगर मंथली पे या वीकली पे नीचे दिख रहा हो स्क्रीन के नीचे, बॉटम लेफ्ट पे वीकली है, बॉटम राइट पे मंथली है। ये वीकली पे देखेंगे तो भी आपको क्लीन दिखेगा, मंथली पे देखेंगे तो भी क्लीन दिखेगा। कप एंड हैंडल ब्रेकआउट ये 535 पे था। ब्रेकआउट के बाद क्या किया, एल फाइनेंस वन वे चल गया, इसने छोटे छोटे कंसोलिडेशन बनाए, ये वापस से कंसोलिडेशन बनी। तो आज जब इसके ऊपर ब्रेकआउट निकला ओपन लो के साथ, तो आज हमने स्टॉक को बाई देना स्टार्ट किया था। तो आईएफएल फाइनेंस खिंच के 600 रुपये हो गया है। इस ब्रेकआउट का बेयर मिनिमम टारगेट आता है ये ऑल टाइम हाई 678 का, और आइडियली इसको जाना चाहिए 800 रुपये, क्योंकि पूरे पैटर्न का टारगेट 800 रुपये बनता है। इसके साथ एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था, मार्को लाइंस, आईपीओ बेस। अभी बहुत जन आईपीओ बेस पूछ रहे हैं, पहले 2-3 चीज दिखा देता हूँ आपको। टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल देखिए, ये आईपीओ बेस बना, यहाँ पे ये बॉक्स आपका प्रीएम्प्टिव बाई था, जो हमने नहीं किया ना हम करते, हमने सीजी शिपिंग में किया था। तो टाटा कैपिटल में आईपीओ बेस है, जब तक ये लाइन प्रोटेक्टेड है टाटा कैपिटल में पूरी एक्सपेक्टेशन रखिए कि 399 का लेवल मिलेगा। तो खोने को 10-12 रुपए है, पाने को यहाँ से 50-60 रुपए है। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ आईपीओ बेस का। सीजी शिपिंग आपको याद होगा, हमने यहाँ पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट, ये लाइन अभी भी लगी हुई है, 240 पे प्रीएम्प्ट किया था, वहां से 43% चला। आज देखिए कंसोलिडेशन के बाद ये हम बाई नहीं दे पाए। आज डिस्क्लेमर, किसी को कोई बाई नहीं दिया है यहाँ पे। ये आपका ब्रेकआउट ये लाइन पे आया, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। चूंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया कि हमने नहीं दिया। इसके अलावा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखिए वापिस से, मैं अपनी गलतियां बहुत अच्छे से याद रखता हूँ सर, मेरे को अपनी गलतियां बहुत अच्छे से आप लोग भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूँ। फिशर में हमने आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले किया था, ये पूरा ब्रेकआउट इस दिन बहुत बेहतरीन, अगर आप खाली यहाँ तक चार्ट देखिए, ये बहुत बेहतरीन बेस ब्रेकआउट था, इसको बिल्कुल प्ले करना चाहिए था। स्टॉप लॉस आपका था लगभग 105 रुपए का, यहाँ के आसपास 105 रुपए का स्टॉप लॉस था। अब अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप धर्मराज युधिष्ठिर बन जाते हैं, 12 बरस का वनवास, 1 बरस का अज्ञातवास। तो फिशर में और श्रीजी शिपिंग में अंतर क्या था, एक चला एक नहीं चला। आपके लिए अंतर कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए था, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और पोजीशन साइजिंग। अब आज सुबह जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट डिस्कस हुआ मार्को लाइंस, ये फिशर होगा या सीजी शिपिंग होगा, ये भविष्य बताएगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें केवल एक काम कर सकते हैं, एनालिसिस विथ रिस्क मैनेजमेंट विथ स्टॉप लॉस विथ अ टारगेट। अब क्या है, मार्को लाइंस में कितना बना है, 29 दिन का आईपीओ बेस बना है। वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पे पूरे एक्यूमुलेटिव, ये पूरे फेस में एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है। 166 में अगर बाई कर रहे हैं
162 का स्विंग लो है, बफर देके 155 का हम स्टॉप लॉस लेंगे। 171 निकलने के बाद हम ऐड करेंगे, 188 ऑल टाइम हाई हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद श्रीजी शिपिंग की तरह एक्सटेंड करेगा तो फिर हम 220 230 तक पकड़ेंगे। यहाँ पे ये होती है स्टोरी, हमने स्टोरी बाई कर ली, ये मेरी स्टोरी है। अब इसमें मेजर पार्ट क्या आता है, 5% स्टोरी जो हमने अच्छे से पढ़ ली, एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, सारी चीजें हैं। इसमें हमारी, हम धर्मराज युधिष्ठिर ना बने, अच्छा पैसा कमाए, उसके लिए अब आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप, जितने लोग ये आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, 5% इज स्टोरी, 95% इज रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आज इतने सवाल आए हैं रिस्क आईपीओ बेस पे, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम बाई कर रहे हैं, मान लीजिए 166 पे, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 155 रुपए, यानी 11 रुपए की मेरी रिस्क है। मान लीजिए मेरा कैपिटल 1 लाख है, मैं 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क ले रहा हूँ 1000 रुपए की। 1000 डिवाइड बाई 11, यानी 90 क्वांटिटी अगर मैं ले रहा हूं तो मैं ट्रेडर हूं। मेरे पास एक स्टॉप लॉस है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है, मेरे पास सामने 1:2 का टारगेट है, यानी मैं प्रॉपर अपने सिस्टम से चल रहा हूं। ये सिस्टम क्या कहता है, 60% सक्सेस होंगे, 40% फेलियर होंगे। अगर फेलियर हुआ 155 पे 1% ऑफ द कैपिटल लॉस लेके बाहर, सक्सेस हुआ तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, तो 1% रिस्क पे लगाया है, 2% 3% मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा अपनी कैपिटल का। ये हुआ ट्रेडिंग। इससे इतर आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे क्वांटिटी, चाहे स्टॉप लॉस, चाहे टारगेट, चाहे रिस्क मैनेजमेंट, आप महाराज धृतराष्ट्र की सभा में युद्ध कीड़ा में बैठे हैं, युधिष्ठिर बने, जिनको कोई अंदाजा नहीं है कि उठते उठते आपको 12 बरस का वनवास मिलना है। तो इस तरीके से अगर आप आईपीओ बेस या कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न प्ले कर रहे हैं, तो ही आप इवेंचुअली 100 ट्रेड बाद सक्सेसफुल होंगे। नहीं, 2-3 ट्रेड में आप अपना कैपिटल देके बाजार से बाहर हो जाएंगे। नो कैपिटल, नो कैपिटल मार्केट। ओके अभी विक्रम राठौर जी का सवाल इसी चीज़ को लेकर ही था कि मार्को लाइंस आईपीओ और रिस्क मैनेजमेंट फिर से आप समझा दीजिए। आई थिंक आपने सुबह भी समझाया था और फिर से आप बता ही रहे हैं, तो आई थिंक विक्रम राठौर जी जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका है। तो एनबीएफसीज़ को लेकर अच्छा खासा लंबा सा डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आईएफएल कैपिटल को लेकर भी, फाइनेंस को लेकर भी जो सवाल था, आई थिंक हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उनको भी अपना जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। तो टारगेट आपके सामने है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है ये आपने पूछा भी था। एनबीएफसीज़ के बाद सर मैं मेटल स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज भी आप देखेंगे ना तो मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। पिछले हफ्ते से इनफैक्ट ये तेज़ी शुरू हुई है डिसाइसिवली, वैसे तो चल ही रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर हुआ, नाल्को हुआ, वेदांता, ये सारे ही 52 वीक का हाइस पर पहुंचते हुए दिखे हैं। और चांदी की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, उससे हिंदुस्तान जिंक तो चल ही रहा है। लेकिन वेदांता का शेयर भी देखिए सर, जब मैंने ये खबर बनाई थी तो ये 600 के आसपास था, उस समय 600 का लेवल पार किया नहीं था। अभी देख लेते हैं कि पार किया कि नहीं किया है। 600 रुपये का लेवल सर पार हुआ नहीं, 599.80 पर ही जाकर रुक गया है। तो मेटल स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए सर, अगर लंबी तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं तो कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया है? तो देखिए, वेदांता पे तो अपना टारगेट 600 का पहला था जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपके पास वेदांता है, 75% पोजीशन बुक करके 25% पोजीशन होल्ड कीजिए। जब डिप में 10 20 50 मूविंग एवरेज के अंदर आएगा, सर अगर आप बोले तो चार्ट शेयर करके पूरा मेटल सेक्टर 2 मिनट कवर कर दूं। प्लीज़ प्लीज़। ये देखिए, वेदांता में आप कभी भी देख लिए, वेदांता जब जब अपने 10 20 50 से दूर जाता है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग आती है इनटू मूविंग एवरेजेस। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, कम से कम 75% पोजीशन यहाँ बुक कर लीजिए। जब ये मूविंग एवरेजेस के अंदर आएगा तो वापस से जब बुलिश एविडेंस देगा, जैसे ये कैंडल बुलिश एविडेंस थी, हम बाई किए, ये कैंडल बुलिश एविडेंस थी, हमने बाई किया, ये हैमर बुलिश एविडेंस था, हमने बाई किया। तो जब इस जोन में आके वापस बुलिश एविडेंस देगा इनटू मूविंग एवरेज, तब हम इसको वापस से बाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया वेदांता। अब आइए हिंद कॉपर, जो आपके चैनल पे हमने रिकमेंड किया था। हिंद कॉपर में क्या हुआ, बेस ब्रेकआउट लिया 3 दिन की, फिर वही चीज हुई। यहाँ पे हमने ये ब्रेकआउट के दिन बाई दिया था, 3 दिन का पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट बना, 4 दिन चल रहा है, मूविंग एवरेजेस से इतनी दूरी हो चुकी है, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, नीचे मूविंग एवरेज में आएगा, बुलिश एविडेंस देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हिंद कॉपर भी अगर आपने लिया है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अभी बैठे रहिए, इसमें और आपको अपसाइड मिल सकता है।
पूरी चीज में जो आप नोट कर लिए होंगे, एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑन मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल के वॉल्यूम देख लीजिए, ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स देख लीजिए, सब में मार्क करते हैं यार। यहाँ पे वॉल्यूम ये पूरा देखिए, पूरे में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स हैं और बेहतरीन आपको अप मूव मिल गई। अब मूविंग एवरेज से दूर हो गया, यहाँ मूविंग एवरेज से दूर था, देखिए कितना 22-23 दिन करेक्शन किया है, फिर चला। तो अब यहाँ पे फिर नया बेस बना सकता है। सेम इज विद हिंजिंग। हिंजिंग में क्या कर रहा है, मूविंग एवरेजेस से सुपर एक्सटेंडेड है, ये वर्टिकल अप मूव हो चुकी है, मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मूविंग एवरेज के अंदर जब आए तब आप री एंटर कीजिएगा। केस इन पॉइंट, मूविंग एवरेज से दूर वर्टिकल डाउन मूव, केस इन पॉइंट मूविंग एवरेज से दूर डाउन मूव। मूविंग एवरेज का फर्स्ट इसको कहते हैं वेज पॉप। जब पहला ये आया, यहाँ से बाई करना था, ये एक्सटेंडेड हो गया, नीचे आएगा, यहाँ पे बुलिश एविडेंस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसमें ये भी 10-20-50 है क्या सर? जी जी, मैं तीन ही चीज यूज कर सकता हूँ सर, करता हूँ 10-20-50। इसके अलावा एक है हिंडाल्को। हिंडाल्को कौन भी सा अब चार्ट है सर? 75%। ये वीकली चार्ट है? ये हिंजिंग है सर, अब हिंडाल्को लगा है, ये अब नहीं हिंडाल्को लगा नहीं, है। वीकली चार्ट है या मंथली चार्ट डेली है? डेली, ये वन डे लिखा है ना, वन डी यानी वन डे। अच्छा, वो वीकली नीचे है, मंथली ओके ठीक है। ये वीकली यहाँ नीचे है, मंथली यहाँ नीचे है। आप ओके देख रहे हैं पूरे परफेक्ट। चार्ट पे सिवाय मूविंग एवरेज के कुछ है भी नहीं। मैं ये सब इंडिकेटर ऑसिलेटर कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। हिंडाल्को में ऑल टाइम हाई के पास मूविंग एवरेज से दूर सेलिंग बार। हिंडाल्को यहाँ से या तो 831 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो मैं नहीं लेता, मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, मैं यहाँ बुक करता। मूविंग एवरेज के अंदर जब नई बुलिश एविडेंस बनता तो मैं बाई करता। केस इन पॉइंट, मूविंग एवरेज से दूर वर्टिकल अप मूव, मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक, वर्टिकल अप मूव, मूविंग एवरेज से दूर एयर, पुल बैक देगा। तो प्रीवियस एग्जांपल्स इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको आगे की चीजें पता रहेंगी कि व्हाट कैन हैपन, व्हाट विल हैपन तो किसी को नहीं पता, व्हाट कैन हैपन। आखिरी बचा टाटा स्टील, ये मेरी परफेक्ट वॉच लिस्ट में है। आई वुड बी ए बायर इन टाटा स्टील। इस स्टॉक में आप देखिए क्या हो रहा है। इस स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, इसके ऊपर ये पूरी मूव हमने प्ले की थी बहुत बेहतरीन से 128 से 180 तक। इसके बाद से ये पूरा मूविंग एवरेज, मंथली मूविंग एवरेज में करेक्शन, वापस अप मूव, मूविंग एवरेज पे रेस्टिंग फेज। इसी को आप आके देखिए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या किया है, ये पूरा कपनैडल का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट में ये हैमर बन चुका है। जैसे ही इस हैमर के ऊपर फॉलो थ्रू एक्शन मिलना स्टार्ट हो, 173 के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आइडियली 178 के ऊपर टिकने पे आपकी बाइंग होनी चाहिए। एग्रेसिव है तो यहीं ले लीजिए, सेफर है तो 178 के ऊपर ले लीजिए। इस चार्ट में जब भी इस तरीके के कपनैडल पैटर्न हमने ऑफ लेट देखे हैं, 30-30% की मूव आई है। टाटा स्टील विंग है लार्ज कैप काउंटर, मैं 220 के आसपास मान के चल रहा हूँ कि 220 पे अटक जाएगा। तो इसलिए टाटा स्टील मेरी परफेक्ट नजर में है कि 178 के ऊपर कंफर्मेशन दे और मैं बाई करना स्टार्ट करूँ। मंथली देखिए, डेली देखिए, वीकली देखिए, सब मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है। डेली पे जैसे ही अलाइन होगा मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो पूरे मेटल में सब में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, टाटा स्टील में एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो नेक्स्ट लेग में टाटा स्टील आपका लंबा चलेगा। चलिए, टाटा स्टील को छोड़ के बाकी तमाम जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें